ये वाला जो पार्ट होगा ना, व्हाट इज एबनॉर्मेलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा। उसकी रीजन ये है कि अगर आपने ये चीज समझ ली ना, तो आपको एबनॉर्मल साइकोलॉजी समझ आ जाएगी सारी। आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी समझ आ जाएगी, आपको प्रैक्टिस करना इजी हो जाएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी बड़ी अच्छी हो जाएगी। व्हाट इज एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मेलिटी क्या होता है? It may come as a surprise to you that there is still no universal agreement about what is meant by abnormality or disorder। कोई भी यूनिवर्सल वो कहते हैं एग्रीमेंट नहीं है कि जो ये कहते हो कि ये वाला ये एबनॉर्मेलिटी है, ये डिसऑर्डर है और ये नहीं है। मतलब एबनॉर्मेलिटी की कहते हैं कोई ऐसी यूनिवर्सल एग्रीमेंट वाली डेफिनेशन नहीं है। दिस इज नॉट टू से वी डू नॉट हैव डेफिनेशन। इसका मतलब ये नहीं कि डेफिनेशन नहीं है, हमारे पास डेफिनेशन है। बट वो कहते हैं कि कोई ऐसी नहीं है कि कोई बंदा ये कह दे कि बस यही एग्जैक्ट डेफिनेशन है बेस्ट। However, a truly satisfactory definition will probably always remain elusive, even though there is a great deal of general agreement about। वो कहते हैं कि मतलब कोई भी डेफिनेशन जो है ना, आप ये नहीं कह सकते कि क्लियरली यही है। हालांकि बहुत सारी चीज़ों पे एग्रीमेंट मौजूद है कि ये डिसऑर्डर है, ये नहीं है, ये नॉर्मल है, ये abnormal है। Why does the definition of a mental disorder present so many challenges? क्यों मेंटल डिसऑर्डर जो है या मेंटल डेफिनेशन जो है मेंटल डिसऑर्डर की, वो क्यों इस तरह मुश्किल है हमारे लिए? अ मेजर प्रॉब्लम इज दैट देर इज नो वन बिहेवियर दैट मेक समवन एबनॉर्मल। ये है असल रीजन कि जो बिहेवियर है ना, कोई एक, हम उस एक बिहेवियर को पैमाना नहीं बना सकते, मैयर नहीं बना सकते कि ये वाला मैयर लगाओगे तो वो एबनॉर्मल है, अगर ये वाला मैयर नहीं है तो वो नॉर्मल है। ऐसा नहीं है। वो क्यों, वो आगे जाके हम देखते हैं। हाउ एवर देयर आर सम क्लियर एलिमेंट्स आर इंडिकेटर्स ऑफ एबनॉर्मेलिटी। कोई एक चीज नहीं है, वो कहते हैं बट सम एलिमेंट्स हैं, कुछ इंडिकेटर्स हैं जो एबनॉर्मेलिटी को शो करेंगे, कुछ एलिमेंट्स हैं। वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो अभी नीचे देखते हैं हम। नो सिंगल इंडिकेटर इज सफिशिएंट इन एंड ऑफ इटसेल्फ टू डिफाइन और डिटरमिन एबनॉर्मेलिटी। कोई एक इंडिकेटर या कोई एक एलिमेंट आप लेके ये नहीं कह सकते कि अगर ये एलिमेंट उसमें मौजूद है ना तो वो एबनॉर्मल बंदा है। नहीं, ऐसा नहीं है। Nonetheless, the more that someone has difficulties in the following areas, the more likely he or she is to have some form of mental disorder। अब ये देखो, वो कह रहा है कि ये जो नीचे वाले कुछ दिए गए ना हेडिंग्स एलिमेंट्स, वो कहते हैं कि जितनी ज्यादा इन एलिमेंट्स में बंदे को प्रॉब्लम होगी ना, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि उसको डिसऑर्डर हो। अब वो एग्जैक्टली नहीं कह रहा, देखो, द मोर दैट समवन हैज डिफिकल्टीज इन द फॉलोइंग एरियाज, द मोर लाइकली, यानी कि ये पॉसिबिलिटी है ही और शी इज टू हैव सम फॉर्म ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। कि इन एलिमेंट्स में अगर जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको नजर आती हैं इन फैक्टर्स में, उतने ही चांसेस हैं कि उसको मेंटल इलनेस होगी। ठीक है, अभी भी एग्जैक्टली उसने नहीं डिफाइन किया कि ये एलिमेंट्स में प्रॉब्लम है तो ही डिसऑर्डर है। वो कहता है पॉसिबिलिटी है। अब इन एलिमेंट्स के अंदर भी प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है वो आते हैं, अभी हम समझते हैं। सबसे पहला जो एलिमेंट है या फैक्टर वो है सफरिंग। सफर करना, सफर करना किसको बोलते हैं? कि किसी चीज से मुतासर होना या किसी चीज में आपको कह सकते हो कि किसी कंडीशन में चले जाना। जैसे हम कहते हैं कि यार अगर कोई बंदा दुख में है तो हम कहते हैं ये बड़ा सफर कर रहा है, कि इस मुश्किल में फंसा हुआ है। अच्छा, जैसे अभी रिसेंटली शायद आप लोगों ने सुना हो कि ना सुना हो, डक्की भाई का केस है, उसने बड़ा सफर किया 3 महीने। अच्छा, इफ पीपल सफर और एक्सपीरियंस साइकोलॉजिकल पेन। अब सफर का मतलब है कि वो अगर एक्सपीरियंस कर रहा है साइकोलॉजिकल पेन, मेंटली वो डिस्टर्ब है, वो यार इंक्लाइन टू कंसीडर दिस एज इंडिकेटिव ऑफ एबनॉर्मेलिटी। अगर आपको कोई बंदा ऐसा मिलता है वो कहता है यार मुझे मेंटली, मैं परेशान हूं, मैं प्रेशर में हूं, मैं स्ट्रेस में हूं, तो ये एक साइन हो सकता है एबनॉर्मेलिटी का। नॉट कंफर्म। डिप्रेस्ड पीपल क्लियरली सफर एज डू पीपल विद एंजाइटी डिसऑर्डर। वो कहते हैं जो डिप्रेस्ड पीपल है ना वो क्लियरली सफर कर रहे होते हैं, यानी कि वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। एज डू पीपल विद एंजाइटी डिसऑर्डर, जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर वाले भी डिस्टर्ब होते हैं ना, वो फील करते हैं डिस्टर्बेंस मेंटली। अच्छा, बट यहां पर हर हेडिंग में बट आएगा। बट बट वट ऑफ द पेशेंट हु इज मैनिक एंड हुज मूड इज वन ऑफ द इलेशन। वो कहता है वो बंदे के बारे में आप क्या कहोगे जो मैनिक है और उसमें से एक उसका जो मूड है इलेशन, इलेशन का मतलब कि हाई एनर्जी होना। ही और शी में नॉट बी सफरिंग, वो हो सकता है कि वो सफर ना कर रहा हो, यानी कि उसको प्रॉब्लम ना हो, डिसऑर्डर ना हो। इनफैक्ट मैनी सच पेशेंट्स डिसलाइक टेकिंग मेडिकेशन बिकॉज दे डू नॉट वांट टू लूज
देयर मैनिक हाइज। अब इलेशन का मतलब क्या होता है कि एनर्जी फील हो करना, एनर्जी होना। उसके जो मैनिक एपिसोड या आप कह सकते हो बाइपोलर डिसऑर्डर ना, तो उसमें एक सिम्टम ये होता है कि बंदा हाई फील करता है, एनर्जी फील करता है, बहुत खुशी फील करता है, बहुत एनर्जेटिक होता है, एक्टिव होता है, सारे काम मतलब जल्दी जल्दी में कर रहा होता है एक्टिव होके। तो वो कहते हैं कि हो सकता है कि वो एबनॉर्मेलिटी ना हो, और हो सकता है कि ऐसा बंदा मेडिसिन लेने से भी इनकार कर दे कि मैंने इस कैफियत से नहीं निकलना। ठीक है, क्योंकि उसको वो बेनिफिट मिल रहा है ना उसका। अच्छा, यू मे हैव अ टेस्ट टुमारो एंड बी सफरिंग विद वरी, ये एक और एग्जांपल है कि आपका कल पेपर है और आप क्या फील करते हो, वरी फील करते हो। बट वी वुड हार्डली लेबल यूर सफरिंग एबनॉर्मल। अब वो कहते हैं आप वरी फील करते हो, मेंटली डिस्टर्ब फील करते हो, बट हम इसको एबनॉर्मेलिटी नहीं कह सकते क्योंकि दिस एंग्जाइटी इज नॉर्मल। तो यहां पर सफरिंग का देखो मतलब ही बदल गया। हम कह रहे हैं कि सफरिंग का मतलब है कि वो किसी अगर प्रॉब्लम में है, बट यहां पर वो कहता है कि अगर आपका कल आपका पेपर है बट आप एंग्जाइटी फील कर रहे हो, यहां भी सफर ही कर रहे हो ना मेंटली। बट वो कहते हैं कि दिस इज नॉट एबनॉर्मेलिटी, दिस इज अ नॉर्मल कैफियत, दिस इज अ नॉर्मल कंडीशन। तो यहां पर सफरिंग का वो मीनिंग ही चेंज हो गया। तो ये इस तरह की इस कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने क्लियर करने हैं कि व्हाट इज नॉर्मेलिटी एंड व्हाट इज एबनॉर्मेलिटी। Although suffering is an element of abnormality in many cases, it is neither a sufficient condition। वो कहता है कि ये sufficient condition नहीं है। ये सफर करना यानी कि मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल स्ट्रेस फील करना, मेंटली डिस्टर्ब फील करना, ये जरूरत तो है, यानी कि ये सिम्टम चाहिए तो होता है हमें मैनी डिसऑर्डर्स के अंदर, मैनी केसेस के अंदर। बट सिर्फ यही चीज हमारे लिए काफी नहीं होती। जैसे हमने बोल दिया है कि अगर कल पेपर है तो तब भी तो आप डिस्टर्ब फील कर रहे हो। तो हम सिर्फ मेंटल डिस्टरबेंस की वजह से या मेंटल सफरिंग की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि अब नॉर्मल है। वो कहता है ये सिर्फ यही नहीं चाहिए होती, नॉर इवन अ नेसेसरी कंडीशन, मतलब यही नेसेसरी कंडीशन नहीं होती फॉर अस टू कंसीडर समथिंग एज एबनॉर्मल, कि बंदा एबनॉर्मल है। ये है मतलब सफरिंग का एक फैक्टर जिसको हमने देखा। अब है मेल अडेप्टिवनेस। मेल अडेप्टिवनेस का मतलब होता है कि नॉर्मल ना होना, अकॉर्डिंग टू रूटीन काम ना करना, नॉर्मल बिहेवियर शो ना करना। ठीक है, मेल अडेप्टिव बिहेवियर इज ऑफन एन इंडिकेटर ऑफ एबनॉर्मेलिटी, ये भी एबनॉर्मेलिटी का इंडिकेटर है। ठीक है, द पर्सन विद एनोरेक्सिया में रिस्ट्रिक्ट हिज और हर इनटेक ऑफ फूड टू द, अब ये मेल अडेप्टिव बिहेवियर है, यानी कि नॉर्मल बिहेवियर से हटके, कि जिसमें वो क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट, वो खाता ही नहीं है। एनोरेक्सिया नर्वोसा ईटिंग डिसऑर्डर है, एग्जाम्पल दे रहा है वो। इनटेक ऑफ फूड टू द पॉइंट वेयर शी बिकम्स, शी और ही कोई भी है, बिकम्स सो वीक दैट ही या शी नीड्स टू बी हॉस्पिटलाइज। वो यानी कि एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर वो खाता ही नहीं है डर से कि वो मोटा ना हो जाए या मोटी ना हो जाए। तो वो कहते चूंकि वो उसने खाना खाना बंद कर दिया है, तो वो इतना वीक हो जाए कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़े। दैट इज मैलअडेप्टिव बिहेवियर। उसके बाद द पर्सन विद डिप्रेशन में विदड्रॉ फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड मे बी अनएबल टू वर्क फॉर वीक्स और मंथ्स। डिप्रेशन वाला बंदा भी क्या करेगा, दोस्तों से कट जाएगा, काम नहीं करेगा, नॉर्मल रूटीन के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। Maladaptive behavior interferes with our well-being and with our ability to enjoy our work and our relationships। Maladaptive behavior क्या करता है, मतलब हमारा नॉर्मल रूटीन हम नहीं कर पाते। अच्छा, हाउ एवर, अब यहां पर देखो बट आ गया या हाउ एवर आ गया। नॉट ऑल डिसऑर्डर्स इन्वॉल्व मैलअडेप्टिव बिहेवियर। अगर हम इसको भी कहता, ये जो मैलअडेप्टिव बिहेवियर है अगर इसको भी हम पैमाना मान लें, तो बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर हैं जिसमें मैलअडेप्टिव बिहेवियर होता ही नहीं है, बट वो डिसऑर्डर्स कंसीडर होते हैं। कैसे? कंसीडर द फ्रॉड एंड द कॉन्ट्रैक्ट किलर। अगर हम बोले कि एक बंदा फ्रॉड करने वाला है और एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, बोथ ऑफ होम हैव एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, दोनों में एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पाया जाता है, जो कि एक मतलब डिसऑर्डर है, माना जाता है डिसऑर्डर डीएसएम के अंदर मौजूद है। फ्रॉड करने वाला या कॉन्ट्रैक्ट किलर दोनों एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है। द फर्स्ट में भी गेट लाइफ सेविंग ऑफ पीपल, यानी कि पहला जो है वो फ्रॉड करके पैसे या छीन लेता है या कोई और चीज छीन लेता है लोगों से। द सेकेंड टू टेक समवंस लाइफ इन रिटर्न फॉर ए पेमेंट, दूसरा क्या करता है, पैसों के मुकाबले में कत्ल कर देता है। अब वो कहता है इज दिस बिहेवियर मैलअडेप्टिव? नॉट फॉर देम, उनके लिए ये मैलअडेप्टिव नहीं है। वो जो बंदे परफॉर्म कर रहे हैं ये बिहेवियर उनके लिए मैलअडेप्टिव नहीं है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है, कहता वो बिकॉज इट इज द वे इन विच दे मेक देयर रिस्पेक्टिव लिविंग्स। वो अपना घर चला रहे हैं इस काम से, वो अपना घर चला रहे हैं इस काम से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पॉजिटिव एग्जाम्पल दूं,
अगर हम मतलब इलीगली देखें तो अंडरवर्ल्ड के अंदर या जराइम की दुनिया में आपको कॉन्ट्रैक्ट किलर भी मिल जाते हैं। और आपने देखा होगा कि अब हमारे मुआशरे के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि जी टारगेट किलिंग हुई है। टारगेट किलिंग क्या होती है? वो कॉन्ट्रैक्ट किलर ही होता है। अब वो अपने घर, वो जब अपना टारगेट पूरा करके घर जाता है ना, तो उसको कोई टेंशन नहीं है, उसको कोई परेशानी नहीं है। वो जाके बल्कि जाते हुए अपने बच्चों के लिए हो सकता है फ्रूट और मिठाइयां भी लेके जाता हो। क्यों? क्योंकि उसने तो एक असाइनमेंट पूरी की, उसको उसका मुआवजा मिला है। वो कहते हैं वो मैल अडेप्टिव बिहेवियर उसके अपने लिए नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए पैसे कमा रहा है ना। अब सिंपल से अगर हम बात करें थोड़ा सा पॉजिटिव वे में, एक अगर हम स्नाइपर जो है, अगर हमारे डिफरेंट फोर्सेस के अंदर मौजूद होते हैं, हर मतलब कंट्री के अंदर स्नाइपर मौजूद होते हैं जो लीगल होते हैं, जैसे हमारी पुलिस के अंदर भी हैं, फौज के अंदर भी हैं, जो हमारी एजेंसियां उसके अंदर भी है। अब अगर उसको हम हायर करते हैं या उसको कोई टास्क मिलता है अपनी एजेंसी की तरफ से, अपनी अथॉरिटीज की तरफ से, कि इस बंदा ये बंदा जो है ना मुल्क की सलामती के लिए ठीक नहीं है, इसको जरा ना ऊपर पहुंचा दो, तो वो देखो उसके लिए तो वो कोई मैल अडेप्टिव बिहेवियर नहीं है। बट जान लेना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि बहुत सारे डिसऑर्डर ऐसे होंगे जिसमें मैल अडेप्टिव बिहेवियर नहीं होगा उस बंदे के लिए। वो कंसीडर दैम एबनॉर्मल, हम तो उसको कंसीडर करेंगे कि एबनॉर्मल है। हाउ एवर बिकॉज देयर बिहेवियर इज मैल अडेप्टिव फॉर एंड टूवर्ड सोसाइटी, चूंकि सोसाइटी के लिए वो सही नहीं है, ठीक है, दूसरे लोगों के लिए वो बिहेवियर सही नहीं है, तो हम उसको कंसीडर कर लेंगे मैल अडेप्टिव। उसके अपने लिए वो नहीं होगा। हम तो उसको जाहिर है करेंगे क्योंकि वो सोशल नॉर्म से हट के काम कर रहा है या वो एंटी सोशल है, तो वो हमारे लिए तो बिहेवियर पॉजिटिव नहीं है, बट उसके अपने लिए वो मैलअडेप्टिव नहीं है। तो वो कहता है इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो इस एक को भी हम वो नहीं मान सकते पैमाना। उसके बाद स्टैटिस्टिकल डेफिशन डेविएंसी, डेविएट करना, हट जाना, किसी पैमाने से हट जाना, दैट इज स्टैटिस्टिकल डेविएंसी। अब वो कहते थे द वर्ड अब नॉर्मल लिटरली मीनिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब नॉर्मल का मतलब है नॉर्मल से परे होना या नॉर्मल से हटके होना। बट सिंपली कंसीडरिंग स्टेटिस्टिकली रेयर बिहेवियर टू बी अब नॉर्मल डज नॉट प्रोवाइड अस विद द। अब यहां पर वो क्या कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे का, हम इसको ना एग्जांपल के साथ समझ रहे थे एक स्केल की, कि एक स्केल है नॉर्मेलिटी चेक करने वाला, अगर किसी का 50 स्कोर आता है तो वो नॉर्मल है, अगर 50 से कम आता है या ज्यादा आता है तो वो अब नॉर्मल है। अब वो कहता है कि अगर आप 50 से कम या ज्यादा वाला कोई स्कोर ले आते हो ना, तो इसका मतलब भी नहीं है कि वो अब नॉर्मल है। ठीक है, अगर वो कहते हैं कि पैमाने से कोई हटके स्कोर आ गया जो कॉमन नहीं है, तो उसका मतलब भी हम नहीं ले सकते अब नॉर्मेलिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा पैदा ही जीनियस होता है, जीनियस बच्चे का आपने आईक्यू देखा होगा नॉर्मल बच्चों से बहुत ज्यादा होता है, तो वो कहते हैं फिर ये नॉर्मेलिटी तो नहीं, ये तो हमारी जरूरत है, ये तो एक अच्छी बात है कि बच्चा जीनियस है, बहुत ज्यादा जहीन है। तो कहता है बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जिसमें आप पैमाने से हटके आपको मिलेगा स्कोर, बट वो अब नॉर्मल नहीं होगा। बहुत दफा ऐसा होगा कि नॉर्मल पैमाने के अकॉर्डिंग स्कोर नहीं मिलता बट वो नॉर्मल होता है। दोनों कंट्राडिक्शन पाई जाती हैं इसमें ना, कि जब आपको पैमाने के अकॉर्डिंग नॉर्मल चाहिए तो वो नॉर्मल नहीं है बट बिहेवियर एक्सेप्टेबल है। तो ये इस तरह से होता है। इसकी एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। However, we do not consider people with such uncommon talents to be abnormal, क्योंकि जीनियस को हम abnormal तो नहीं कह सकते ना। अब वो कहते हैं द कॉमन कोल्ड, जैसे हम अगर कॉमन की बात करें, कॉमन कोल्ड इज सर्टनली वेरी कॉमन बट इट इज रिगार्डेड एज एन इलनेस नॉनथलेस। अब वो जो जिसको कहते हैं सर्दी लग जाना या जिसको कोल्ड कह रहे हैं, वो कहते हैं वो कॉमन है बट उसको इलनेस तस्वर किया जाता है। बहुत सारे लोगों को सर्दी में होता है बट वो इलनेस है, उसको इलनेस ही कहेंगे, बीमारी ही कहेंगे। On the other hand, intellectual disability, which is statistically rare and represent a deviation from normal, is considered to reflect abnormality. अब वो कहते हैं जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है ये एक abnormality कहलाती है, किसमें? क्योंकि इसमें बहुत सारे आप कह सकते हो बिहेवियर डिस्टर्ब होते हैं बंदे के। दिस टेल्स अस दैट इन डिफाइनिंग abnormality we make value judgments इफ समथिंग इज स्टैटिस्टिकली रेयर एंड अनडिजायरेबल। वो कहता है कि अगर स्टैटिस्टिकली देखे जाएंगे ना, देखने जाएंगे, तो एक ऐसा आपकी चीज आती पास आती है स्टैटिस्टिकली कि वो स्टैटिस्टिकली तो रेयर है बट अनडिजायरेबल है, यानी कि एज इज सेवियरली डिमिनिश्ड इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर वो रेयर है बट इंटेलेक्चुअली सही भी नहीं है, तो इसका मतलब है वो एबनॉर्मेलिटी है। वी आर मोर लाइकली टू कंसीडर इट एबनॉर्मल बिहेवियर, हम इसको एबनॉर्मल बिहेवियर कंसीडर करेंगे
देन किसके मुकाबले में, समथिंग दैट इज स्टैटिस्टिकली रेयर एंड हाईली डिजायरेबल। अगर उसके मुकाबले में अगर एक बंदा जीनियस वाला कोई स्केल लेके आता है और कोई जीनियस निकलता है, तो उसको एबनॉर्मेलिटी नहीं तस्वर करेंगे, हम उसको एबनॉर्मेलिटी तस्वर करेंगे जिसमें इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग प्रॉब्लम कर रही है, उसकी डेली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, वो एबनॉर्मेलिटी होगी। और समथिंग दैट इज अनडिजायरेबल बट स्टेटिस्टिकली कॉमन, एक चीज अनडिजायरेबल है बट स्टेटिस्टिकली कॉमन है, तो उसको भी बेसिकली हम उस तरह से नहीं देखेंगे जैसे इसको देखेंगे। तो ये चीज है कि समटाइम ऐसा होता है, स्कोर नॉर्मल आ रहा है बट वो चीज डिजायरेबल नहीं है, बट स्कोर नॉर्मल नहीं है बट वो चीज डिजायरेबल है, जैसे हम जीनियस बच्चे की बात की है। तो ये अकेला भी पैमाना सही नहीं है। जब आप स्टैटिस्टिकली डेविएंस की बात करते हैं, तब भी आपको ये देखना पड़ता है कि वो बिहेवियर डिजायरेबल है या नहीं है, एक्सेप्टेबल है या नहीं है। इसी तरह से हर एक फैक्टर के अंदर आपने इस चीज को फोकस रखना है, इस चीज पे आपने फोकस करना है कि सफरिंग है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, मैलाडेप्टिव बिहेवियर पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल डेविएंस पॉजिटिव है नेगेटिव है, चाहिए या नहीं चाहिए, एक्सेप्टेबल है या एक्सेप्टेबल है। फिर ही आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, फिर ही आप एक अच्छी असेसमेंट और अच्छा डायग्नोसिस बना पाते हो, अगर इन चीजों में आपको फर्क करना आता है। अब अगर आपके पास एक स्टूडेंट आता है, वो कहता है सर जी ये तो नॉर्मल स्कोर से बहुत ज्यादा हटके इसका स्कोर है, जैसे हमने जीनियस बच्चे की बात की है, तो उसको चूंकि पता ना हो इस चीज का फर्क का, तो वो तो समझ लेगा कि अब नॉर्मल स्कोर आ रहा है, ठीक है, तो वो कह देगा जी अब नॉर्मल है। बट हमें पता है कि जीनियस बच्चा एक्सेप्टेबल है, ज्यादा जहानत जो है एक्सेप्टेबल है, ये हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हम फिर उसको अब नॉर्मल डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो ये चीजें हैं छोटी छोटी जो क्लियर होने वाली होती हैं। उसके बाद है जी वायलेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटी, के स्टैंडर्ड्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, अगर उसको फॉलो नहीं कर रहे तो भी वो एबनॉर्मेलिटी कहलाती है। अब इसमें भी दो चीजें हैं कि कुछ ऐसी वायलेशंस होंगी जो एक्सेप्टेबल है, कुछ ऐसी वायलेशंस हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऊपर देखा था कॉन्ट्रैक्ट किलर, अब वो ऐसी वायलेशन है जो एक्सेप्टेबल नहीं है, हम उसको अब नॉर्मल ही कहेंगे। बट एक बंदा ऐसा क्या करता है, सिग्नल तोड़ता है ट्रैफिक का, वो मतलब ऐसी वो है तो वायलेशन बट एक्सेप्टेबल है, उसकी बेस पे हम क्या करेंगे, किसी को एबनॉर्मल नहीं ठहराएंगे। क्लियर हो रही है ना बात मेरी, बताइएगा मुझे, मेरी बात क्लियर हो रही है ना, कि वायलेशन पे भी डिपेंड करेगा कि वायलेशन किस टाइप की है, किस लेवल की है, किस इंटेंसिटी की है, किस फ्रीक्वेंसी के साथ है। फिर हम डिसाइड करेंगे, अपनी कॉमन सेंस को भी यूज करेंगे, अपनी लॉजिक को भी यूज करेंगे, हमारा जो एक्सपीरियंस है उसको भी यूज करेंगे, हमारा नॉलेज है उसको भी यूज करेंगे, उसकी बेस पे वी विल मेक अ डायग्नोसिस। ऑल कल्चर्स हैव रूल्स, सम ऑफ दीज फॉर्मलाइज्ड एज लॉज, कुछ ऐसे रूल्स होंगे जो लॉज बने होंगे सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर, और कुछ अदर्स फॉर्म द नॉर्म्स एंड मोरल स्टैंडर्ड्स दैट वी आर टॉट टू फॉलो, यानी कि सोसाइटी के अंदर कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने फॉलो करना है, जैसे हमारी सोसाइटी के अंदर है बड़ों का अदब करना, छोटों से अच्छे से बात करना, ठीक है, और सीनियर्स को रिस्पेक्ट देना, जूनियर्स को साथ लेके चलना, ये इस तरह के हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम। ऑल दो मैनी सोशल रूल्स आर आर्बिट्रेरी टू सम एक्सटेंट व्हेन पीपल, अच्छा यहाँ पर वो कहते हैं कि बहुत सारे हमारे सोसाइटी के रूल्स बने होते हैं, बट कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो सोसाइटी ने ऐसे बनाए होते हैं, हमने ऐसे बनाए होते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे जैसे हम शादियों पे करते हैं कि ये चीज़ हमारे यहाँ पर होनी चाहिए, बहुत सारी रस्में वो नहीं होनी चाहिए, नहीं भी होंगी तो उसमें कोई मसला नहीं है, यानी कि उनकी बेस पे हम नॉर्मल या अब नॉर्मल डिक्लेयर नहीं करेंगे। बट कुछ जैसे यहाँ पर एक कहते हैं कि एक पेंसिल्वेनिया के अंदर एक ऐसी सोसाइटी है या ऐसे लोग रहते हैं जिसको एमिश ऑफ पेंसिल्वेनिया कहते हैं। वो कहते हैं आज भी पुरानी जिंदगी गुजारते हैं, यानी कि ना तो वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, ना वो गाड़ी चलाते हैं, ना अभी मॉडर्न कोई टेक्निक्स यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं फॉर फार्मिंग, वो पुरानी ही चीजें यूज करते हैं। अब वो कहते हैं कि अगर उनमें से कोई गाड़ी चला लेगा या ट्रैक्टर चलाएगा ना, तो वो उसको एबनॉर्मल डिक्लेयर कर देंगे। तो वो कहते हैं कि ये सोसाइटी टू सोसाइटी, कल्चर टू कल्चर भी डिपेंड करता है कि नॉर्मेलिटी क्या है, अबनॉर्मेलिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर शराब पीना गलत है, बाई लॉ भी और एथिकली भी, बट अमेरिका के अंदर आप जाएंगे तो वो डेली बेसिस पे पी रहे होते हैं, उनके हर खाने में शामिल होती है। तो ये सोसाइटी सोसाइटी भी वेरी करता है। तो ये बात भी आपने याद रखनी है जब भी आपने किसी के लिए अपने पेशेंट को डील करना है, ट्रीट करना है, तो मस्ट फोकस ऑन हीज और हर कल्चर, उसका कल्चर क्या है, उसका इन्वायरमेंट क्या है, उसको लाजमी फोकस में रखना है आपने, उसी बेस पे फिर आगे लेके चलना है आपने।
उसका रिलीजन, इवन उसके रिलीजन को भी आपने देखना है। अब ये देखो, वो कहता है इन कंट्रास्ट मोस्ट, बहुत सारे ऐसे होंगे जो एबनॉर्मल बिहेवियर होंगे, बट कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी वायलेशन जो एक्सेप्टेबल होती हैं बट एबनॉर्मल नहीं कह सकते। मोस्ट ऑफ अस हैव पार्क्ड इलीगली एट सम टाइम, हमने कभी ना कभी गाड़ी इलीगली पार्क कर देते हैं। दिस फेलियर टू फॉलो द रूल्स इज सो स्टैटिस्टिकली कॉमन दैट वी टेंड नॉट टू थिंक ऑफ इट एज एबनॉर्मल। वो कहते हैं ये जो फेलियर है ना, रूल्स को फॉलो ना कर पाना, ये बहुत कॉमन है। अब कॉमन और अनकॉमन का भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लें कि एक चीज अगर वो कहते हैं बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना किसी सोसाइटी के अंदर, तो वो एबनॉर्मेलिटी नहीं होगी, वो एबनॉर्मेलिटी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ऊपर बताया कि एक सोसाइटी है पेंसिल्वेनिया के अंदर ऐसी है, जो क्या करते हैं, वो लोग हैं कुछ रहते हैं कबीला, जो आज भी पुरानी जिंदगी गुजारते हैं, यानी कि गाड़ी नहीं चलाते। वो कहते हैं कि अगर, चूंकि वो बहुत सारे लोग या वो सारी की सारी सोसाइटी गाड़ी नहीं चलाती, हम फिर उसको एबनॉर्मेलिटी डिक्लेयर नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसी चीज जो बहुत कॉमन हो, वो एबनॉर्मेलिटी डिक्लेयर नहीं होती। वायलेशन तो हो सकती है, जैसे मैंने बोला सिग्नल तोड़ना, गाड़ी गलत पार्क कर देना, वायलेशन तो है बट एबनॉर्मेलिटी नहीं होगी ये। तो बहुत दफा ऐसा होता है कॉमन चीज होती है, एबनॉर्मेलिटी नहीं होती। और बहुत दफा ऐसा होता है रेयर चीज होती है, एबनॉर्मेलिटी होती है, रेयर चीज होती है, एबनॉर्मेलिटी नहीं भी होती। तो ये बहुत डीपली जाके देखना पड़ता है चीजों को कि कौन सी एबनॉर्मेलिटी होगी और कौन सी नहीं। अब कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी टेकिंग टाइम, आप डायरेक्टली कहते हो कि दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज एबनॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ मदर ड्रॉन्स हर चिल्ड्रन, देयर इज इंस्टेंट रिकग्निशन दैट दिस इज एबनॉर्मल बिहेवियर। अगर कोई औरत अपने बच्चों को मारने की कोशिश करती है या मार देती है, तो हमें वहां पर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, या सुनने की जरूरत या सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो हम उसको कहते हैं कि ये एबनॉर्मल एक्ट है, एबनॉर्मल एक्ट है। अब हम उसको आगे फर्दर स्टडी करेंगे कि वो मेंटली वाकई ही एबनॉर्मल है, किसी डिसऑर्डर में है या नहीं है। एक्ट वो एबनॉर्मल था, जैसे वो दो लड़कियों को मारने वाला एक्ट था इस्लामाबाद के अंदर, वो भी एबनॉर्मल है। हम उसको ये नहीं कहेंगे कि ये नॉर्मल है, हम एक सेकंड नहीं लगाएंगे, हम कहेंगे यार ये सही नहीं हुआ। तो ये चीज है कि कुछ ऐसी चीजें होंगी, कुछ ऐसी कंडीशंस या कैफियत होंगे जिसको हम नॉर्मल नहीं कहेंगे, फौरन से एबनॉर्मल कह सकते हैं। उसके बाद सेकंड फैक्टर है सोशल डिस्कम्फर्ट। ऐसे बिहेवियर जिसमें सोशल डिस्कम्फर्ट फील हो आपको या दूसरों को, या आपको लगे कि दूसरों को डिस्कम्फर्ट फील होगा, वो भी उसमें आ जाता है समटाइम एबनॉर्मेलिटी में। और समटाइम ऐसा होता है कि वो एबनॉर्मेलिटी नहीं होती। हाउ डू यू फील, ये इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन एन ऑलमोस्ट एम्प्टी मूवी थिएटर। आप एक मूवी थिएटर के अंदर बैठे हो, सारा हॉल खाली है, आप अकेले बैठे हो या दो चार लोग बैठे हैं, देर आर रोज, मतलब बहुत सारी रोज खाली हैं। तो फिर क्या होता है, एक अचानक एक बंदा आके आपके पास आपकी साथ वाली सीट में बैठता है, तो आप फौरन से आप एक दफा झिझक जाते हो, आप फौरन से एक दफा ना अलर्ट हो जाते हो कि हैं ये क्या, आपको वो नॉर्मल नहीं लगता, आप अच्छा फील नहीं करते। इन अ सिमिलर वेन, हाउ डू यू फील व्हेन समवन यू मेट ओनली 4 मिनट्स अगो। मतलब आपके पास अभी फौरन आके बैठे ये बंदा, तो वो खुदकुशी की बातें करना शुरू कर दे कि मैंने खुदकुशी करनी है, या मैं खुदकुशी कर लूंगा, या मैं खुदकुशी करके मैंने कोशिश की है। तो आप कहते हो यार ये नॉर्मल चीज नहीं लग रही, ये बंदा नॉर्मल नहीं लग रहा, मुझे हिला हुआ लग रहा है। अनलेस यू आर अ थेरेपिस्ट वर्किंग, मतलब वो कहते हैं यहां पर सोशल डिस्कम्फर्ट की बात होती है कि जब आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे होते हो ना, तो उस वक्त भी बेल बजती है कि यार दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज नॉट नॉर्मल। तो वो चीज भी एक बता रही होती है नॉर्मेलिटी या एबनॉर्मेलिटी को। जैसे अगर इस तरह के आपके पास आए कोई, तो आपको जानता भी नहीं है ना, आप उसको जानते हो, आके कहे यार मैं ना मरना है, या मैं खुदकुशी का सोच रहा हूँ, तो मुझे कोई आइडिया दो। आप फौरन से किसी को इतला देते हो, पुलिस को या किसी को, कि यार ये बंदा इस तरह की बातें कर रहा है, बंदा मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो दैट इज एबनॉर्मेलिटी जो आप डिस्कम्फर्ट से फील करते हो। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है इरेशनैलिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी। इरेशनैलिटी और अनप्रिडिक्टेबल, इरेशनल होना और अनप्रिडिक्टेबल, ऐसा बिहेवियर जो अचानक हो। एज वी हैव ऑलरेडी नोटेड, वी एक्सपेक्ट पीपल टू बिहेव इन सर्टन वेज। हमें पता है कि लोगों को इस तरह से एक्ट करना चाहिए। ऑल्दो अ लिटिल अनकन्वेंशनैलिटी मे एड सम स्पाइस टू लाइफ, देयर इज अ पॉइंट। मतलब कहते थोड़ी बहुत तो अनकन्वेंशनैलिटी चल जाती है, बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं या ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो बंदा कहता नहीं यार दिस इज नॉट नॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास ले रहे हैं, क्लास के अंदर अचानक एक स्टूडेंट उठ के चिल्लाना शुरू कर देता है, तो आप क्या कहोगे, नॉर्मल या नॉर्मल? आप फौरन कहोगे यार ये चीज सही नहीं लग रही मुझे, ये नॉर्मल नहीं है। फौरन से आप कहते हो नॉर्मल है। इसको बोलते हैं अनप्रिडिक्टेबिलिटी, यानी कि अनप्रिडिक्टेबल था,
और इरेशनल था, उस वक्त चिल्लाने की कोई लॉजिक नहीं बनती, तुक नहीं बनती क्लास के अंदर। एक बच्चा चिल्लाना शुरू कर देता है, एक बच्चा अचानक रोना शुरू कर देता है, एक बच्चा अचानक हंसना शुरू कर देता है। Perhaps the most important factor, however, is our evaluation of whether the person can control his or her behavior. मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और चीज है कि आप नॉर्मल या नॉर्मल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर एक बंदा अपनी कंडीशन को काबू कर सकता है, अपनी हालत को, अपने बिहेवियर को काबू कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, तो दैट इज नॉट नॉर्मल। अगर कोई इंडिविजुअल अपनी कंडीशन को, कैफियत को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको फिर हम अब नॉर्मल कहेंगे। ठीक है। इफ द पर्सन कैन नॉट कंट्रोल देयर एक्शन, फॉर एग्जाम्पल इट्स इनवॉलेंट्री, एक्सट्रीम और आउट ऑफ करेक्टर बिहेवियर, वी आर मोर लाइकली टू सी इट एज एबनॉर्मल। अगर उसका अपने आप पे कंट्रोल नहीं है तो आप एबनॉर्मल उसको समझोगे, अगर कंट्रोल है तो यू कैन से कि यार हाँ ये नॉर्मल है। समटाइम ऐसा होगा ना कि एक बच्चा शरारतन क्या करता है, एक बच्चा शरारतन चिल्ला रहा है, शरारतन हंस रहा है, शरारतन रो रहा है क्लास के अंदर, ऊंची ऊंची रोना शुरू कर दिया ताकि पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाए। तो वहां पर हमें देखना पड़ेगा कि इसने कॉन्शियसली किया या अनकॉन्शियसली किया, वॉलंटरली किया या इनवॉलंटरली किया है। तो फिर आप उसको उस बेस पे जज करते हो, उस बेस पे आप उसको असेस करते हो। ओके जी, लास्ट हमारे पास हेडिंग है, वो है डेंजरसनेस। कोई बिहेवियर कितना डेंजरस है अपने लिए और दूसरों के लिए, इस बेस पे भी आप समझ रहे होते हो नॉर्मेलिटी को और अबनॉर्मेलिटी को। कुछ बिहेवियर ऐसे होंगे जो वाकई दूसरों के लिए डेंजरस होते हैं, ठीक है, जैसे एंटी सोशल बिहेवियर है तो वो तो अबनॉर्मेलिटी हम कहेंगे। कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जिसमें दूसरों को खतरा तो होता है बट वो नॉर्मल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा बॉक्सिंग करता है, अब वो दूसरे के लिए डेंजरस है। एक बंदा क्या करता है, उसके अपने लिए भी डेंजरस है, दूसरे के लिए भी। एक बंदा क्या करता है, पहाड़ों से छलांग लगाता है पैराशूट पहन के, वो उसके अपने लिए भी डेंजरस है, दूसरों के लिए भी डेंजरस है, बट वो नॉर्मल है। एक बंदा कार रेसिंग रेसिंग कार में रेसिंग कार चलाता है, ठीक है, कार रेसिंग करता है एक बंदा, तो वो कितना खतरनाक है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, बट वो मतलब डेंजरस तो है, बट वो एबनॉर्मल तस्वर नहीं होगा। ऐसा बिहेवियर जो कि सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल ना हो दूसरों के लिए या उसके अपने के लिए, क्या हो, खतरनाक हो, तो उसको हम कह सकते हैं दैट इज एबनॉर्मल बिहेवियर। आवर फाइनल पॉइंट इज रिपीटिंग डिसीजंस अबाउट एबनॉर्मल बिहेवियर। आप एबनॉर्मल बिहेवियर का जो डिसीजन लेते हो ऑलवेज इन्वॉल्व सोशल जजमेंट एंड आर बेस्ड ऑन द वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी। सोशल जजमेंट की बेस पे, वैल्यूज और एक्सपेक्टेशंस की बेस पे आपने डिसीजन लेना होता है, और कुछ आपके पास जो टूल्स होते हैं उसकी बेस पे आपने डिसीजन लेना है कि कौन सा बिहेवियर नॉर्मल है और कौन सा बिहेवियर नॉर्मल नहीं है। कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल, इन द यूनाइटेड स्टेट्स पीपल डू नॉट बिलीव दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू मर्डर अ वुमेन हु हैज प्री मैरिटल। अमेरिका के अंदर अगर किसी औरत का, लड़की का किसी के साथ अफेयर है तो वहां पर ये चीज नॉर्मल है, क्योंकि उनका कल्चर है, वहां पर कोई इसको बुरा नहीं कहता। बट यहाँ पर हमारे कबायली इलाका जात में क्या होता है, कारोकारी, ये देखो कारोकारी क्या है कि उसको क्या कर दिया जाता है, अ, मतलब उसको कत्ल कर दिया जाता है, किल कर दिया जाता है। और इस चीज को यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, वो जस्टिफाई करते हैं कि ये ठीक किया उन्होंने। उन कबायली इलाकों के अंदर बहुत सारे लोग उसको सही मानते हैं। तो कल्चर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है उस नॉर्मेलिटी और एबनॉर्मेलिटी को तय करने में। तो डिसाइड करना पड़ता है, बहुत डीपली जाके समझना पड़ता है। अब इसके साथ साथ वो कहते हैं कि चूंकि टाइम बदल रहा है, मतलब जमाना बदल रहा है, इसके साथ साथ सोसाइटीज और कबाइल और मतलब चीजें, रस्मो रिवाज, जो नॉर्म्स हैं, सोशल रूल्स हैं, वो बदल रहे हैं। तो ये चीज भी फिर क्या करती है, अब आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले जो चीज़ें अब नॉर्मल तस्वर होती थी, आज वो अब नॉर्मल तस्वर नहीं होती। और 20-30 साल पहले जो नॉर्मल चीज समझी जाती थी, आज वो हो सकता है अब नॉर्मल समझी जाती हो। तो ये चीज को भी समझना पड़ता है, कल्चर टू कल्चर, सोसाइटी टू सोसाइटी, और हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग, फिर ही आप जाके सही असेसमेंट या डायग्नोसिस कर सकते हो। ये था हमारा आज का लेक्चर, अब नॉर्मल साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, और क्या बिहेवियर, नॉर्मल बिहेवियर कौन सा होता है, अब नॉर्मल कौन सा होता है, उसको भी हमने बड़ी डिटेल में देखा। अगर आप ये 5-6 जो हेडिंग्स हैं, ये फैक्टर्स हैं, 7 फैक्टर्स हैं, अगर इनको अच्छे से एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हो तो मेरे ख्याल में आपका जो नॉर्मल और अब नॉर्मल बिहेवियर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा।